नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सवाल पूछना था आपसे, और सवाल ये था कि अगर किसी लड़की के साथ उसके घर में उसकी इज्जत पर हाथ डाला जाए, उसका यौन शोषण करने का प्रयास किया जाए तो क्या करना चाहिए। आप कहेंगे कि उसको पुलिस थाने में कंप्लेंट करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर वो थाने में जाती है तो थाने में जो रिपोर्ट लिखने वाला वो भी अगर उसके साथ ऐसा ही हरकत करे, रेप करने की कोशिश करे, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश करे तो क्या करना चाहिए। तो शायद आप कहेंगे कि फिर जो एसएचओ है उसको कंप्लेंट करनी चाहिए। और अगर एसएचओ ही आपकी इज्जत का सौदा करने के लिए आपको कहीं और लेके जाए तो क्या करेंगे। तो फिर आप कहेंगे कि उच्च अधिकारी यानी डीएसपी को कहनी चाहिए। लेकिन अगर आप डीएसपी के पास जाते हैं, वो लड़की डीएसपी के पास जाती है और डीएसपी ये कहे उसको आके इज्जत तो आनी जानी चीज है, कोई बात नहीं, इज्जत का सौदा तो कोई बात नहीं, अगर जिंदगी में प्रोग्रेस करनी है तो इज्जत का सौदा करना चाहिए, तो क्या कहेंगे आप। तब फिर क्या बचता है, तो आप कहेंगे कि उस जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, यानी एसपी को कंप्लेंट करनी चाहिए। और अगर एसपी को ही कंप्लेंट करे या फिर एसपी के पास जाए, वो एसपी ही उस लड़की का यौन शोषण करने की कोशिश करे तो क्या करें, है ना विकट स्थिति। तो फिर आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री के पास कोई लड़की जाए और अगर मुख्यमंत्री का रिश्तेदार या मुख्यमंत्री कार्यालय का ही अधिकारी अगर उसके साथ रेप करे तो फिर आप कहेंगे कि फिर क्या बचता है, फिर तो प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए। और अगर मैं ये कहूँ कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी ऐसे बलात्कारियों का समर्थन करे और लड़की को ही दोषी ठहराए तो क्या करेंगे। तो दोस्तों, आपका जवाब होगा कि अदालत में जाना चाहिए, न्यायालय में जाना चाहिए। कौन सी न्यायालय में दोस्तों, जिस न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है उस न्यायालय में। या फिर आप किस न्यायालय की बात करें, देश की सबसे बड़ी जो न्यायालय, कौन सी न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज होता है उसको बोलते हैं सीजेआई, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर ही देश के जो सर्वा हैं, जो प्रधानमंत्री, वो लक्ष्मी पूजन करें तो क्या करेंगे आप, ऐसे सीजेआई के कंप्लेंट करेंगे आप। तो अब क्या बचता है दोस्तों, तो अब क्या तो वो लड़की करे और क्या कैसे वो अपनी इज्जत बचाए। अब मामला ये है दोस्तों, अब अगर इस देश की जो उम्मीदें हैं वो है न्यायालय से उम्मीदें हैं, लेकिन न्यायालय का जो हाल है जिसे दिखाई दे रहा है, जो मीडिया में रिपोर्ट आती है, उससे न्यायालय से कैसी उम्मीद हो सकती है दोस्तों। कैसे हम कहें कि न्यायालय के अंदर भी न्याय मिलेगा किसी लड़की को, किस हालत में न्याय मिलेगा, किस आधार पर उसको न्याय मिलेगा। अच्छा दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में कई बार इस चीज़ को बार बार डिस्कस किया है कि सीजेआई के घर पर जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट जी हैं, उन्होंने जो लक्ष्मी पूजन किया था, तो इस विषय पर कई बार कहा। तो आज मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है कि अपने सीजेआई महोदय हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने किसी फंक्शन में बोलते हुए कहा था कि अगर देश का प्रधानमंत्री किसी जस्टिस के घर जाता है, चीफ जस्टिस के घर जाता है, तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उनमें कोई डील हुई हो। तो सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ सीजीआई सर, अगर कोई डील हुई होगी तो क्या आप पब्लिक में ये कहेंगे कि हमारे घर पर डील हुई है, हमारे अंदर कोई डील हुई है आपस में। कौन ऐसा जज है जो ये कहेगा कि हाँ मेरी उस मुख्यमंत्री से या मेरी उस प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी तो हमारी कोई डील हुई है। एक याद आपको राम मंदिर का फैसला याद नहीं है क्या। राम मंदिर का फैसला जिस जज ने दिया तो वो राज्यसभा के मेंबर हुए थे, और कल को अगर आप भी राज्यसभा के मेंबर होंगे, लोकसभा का अगर आपको टिकट मिलेगा या फिर आप किसी कमीशन के चेयरमैन होंगे, तब पता चलेगा ना कि डील हुई थी या नहीं हुई थी। अब उस राम मंदिर के फैसले में जो जस्टिस दोस्तों, एक थोड़ी सी जस्टिस कहने में मुझे उलझन हो रही है। आप ये बताइए, जस्टिस का मतलब होता है न्यायाधीश। आप एक चीज मेरी समझ में नहीं आता कि जिस देश के अंदर एक वकील एक राज्यसभा की सीट के लिए एक रिश्वत के खोरी के आरोपी को जमानत दिलवाने के लिए जज से हाथ पकड़ के फैसला करवाने की ताकत रखता हो, मन मर्जी का फैसला रखवाने की ताकत, लिखवाने की ताकत रखता हो, क्या हम उस जज को जस्टिस या न्यायाधीश कहेंगे। आप खुद बताइए इस चीज को। और एक
न्यायाधीश, एक जज अगर एक अमीर जादे को जो कि अपनी कार से दो आदमियों को कुचल देता है, दो यंग बच्चों को कुचल देता है, लड़के लड़कियों को कुचल देता है, और वो जज है जो वो अपने सिर्फ एक 100 पेज का प्रस्ताव लिखवाता है, एक ऐसे लिखवाता और ये कह देता जाओ तुम अपने घर जाओ, तुम इस चीज से आजाद हो। तो ये बताइए दोस्तों, क्या हम उस जज को जस्टिस या न्यायाधीश कहेंगे? अगर कोई नूपुर शर्मा ये याचिका डाले अदालत के अंदर कि मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे हैं, सारे देश में मुकदमे, उनको एक ही जगह ट्रांसफर किया जाए, और वो न्यायाधीश उस न सिर्फ उस याचिका को खारिज कर दे और बल्कि ये भी उस नूपुर शर्मा को भी दोषी ठहरा दे और ये कहे कि सारे उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, तो क्या हम उस जज को न्यायाधीश कहें? अब यहाँ एक सवाल और उत्पन्न होता है दोस्तों कि अगर कोई भी आम आदमी अगर न्यायालय के किसी फैसले के ऊपर या किसी किसी जज के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है तो वो होती है अटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट की अवमानना। लेकिन क्या इस तरह के फैसले खुद जब न्यायाधीश देते हैं और इस तरह की टिप्पणी खुद करते हैं तो क्या ये न्यायालय की अवमानना नहीं है? तो फिर क्यों आम आदमी को तो सजा मिलती है और जजेस को सजा क्यों नहीं मिलती? क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है कानून का या न्यायालय का? क्या ऐसे जजों को जो अपने प्रतिष्ठा को छोड़कर और आम आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, अपने फैसलों में इस तरह के फैसले देते हैं, तो ये भी तो न्यायालय की अवमानना है? क्या उनको इस चीज के लिए अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाना चाहिए? उनको इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? फिर आम आदमी को किस लिए न्यायालय उसकी कोर्ट की अवमानना का दोषी माना जाता है? खैर दोस्तों, लेकिन अब अपने मूल मुद्दे के ऊपर वापस आते हैं जो हमारा चर्चा का विषय था। और हमारा चर्चा का विषय ये है दोस्तों कि अभी पिछले 1-2 दिन से मीडिया के अंदर एक रिपोर्ट छप रही है कि एक महिला पुलिसकर्मी उसने आरोप लगाए हैं एसपी के ऊपर कि उसने ये कहा है कि मेरी जो एसएचओ थी वो मुझे इन एसपी महोदय के पास लेके गई और इन्होंने उसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश की, और जब वो यौन शोषण करने की कोशिश में अपने आप को छुड़ाने में सफल हुई तो उस एसएचओ के पास आई तो उसने देखा कि वो एसएचओ बाहर इंतजार कर रही थी, और जैसे उसने बताया कि तो इतनी जल्दी आ गई तो उस एसएचओ ने उसको धमकाया और उसको ये कहा कि अगर प्रमोशन करवानी है, अगर अपनी एसीआर खराब नहीं करवानी और अगर पैसों में खेलना है तो तुम्हें एसपी के साथ शारीरिक संबंध बनाने ही बनाने पड़ेंगे। जब इस चीज से दुखी होकर वो महिला पुलिसकर्मी डीएसपी के पास गई तो डीएसपी ने भी ये कहा कि ये तो चलता ही रहता है, कंप्रोमाइज तो होते ही रहते हैं, तुम्हें शारीरिक संबंध एसपी के साथ बना लेने चाहिए। और एसपी जो उसने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए कहा था कि अगर तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो मैं तुम्हारी एसीआर खराब कर दूंगा, और उसको काफी धमकी दी कि नौकरी से भी निकाल दूंगा। जब उस पीड़ित महिला ने इस चीज की जो कंप्लेंट थी वो की मुख्यमंत्री के पास यानी नायब सैनी के पास, और नायब सैनी ने इस जो एप्लीकेशन थी उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया डीजीपी के पास, पुलिस विभाग के पास। और अब ये देखिए दोस्तों, इस देश की पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली देखिए कि उसी पुलिस ने उसकी पीड़ित लड़की की जो प्रार्थना पत्र था, जो उसकी कंप्लेंट थी, शिकायत पत्र था, वो उसी एसपी को सौंप दिया जो कि खुद दोषी था, यानी जिसके ऊपर एलिगेशन, और उसी को इंचार्ज बनाया जाए, उसी को जांच अधिकारी बनाया जाए। ये हमने फिल्मों में तो सुना था, हकीकत में ऐसा पहली बार सुनने में आया है कि पुलिस विभाग ने उसी एसपी को न्यायाधिकारी बना दिया, जांच अधिकारी बना दिया। अब ये बताइए, अब जिसके ऊपर आरोप है वही जांच अधिकारी है तो कैसी वो जांच करेगा? क्या पुलिस विभाग को ये नहीं पता कि किसको जांच अधिकारी बनाया जा रहा है और उसका रिजल्ट क्या होगा? तो ये हमारे देश की दोस्तों न्याय प्रक्रिया है, इस पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो है। अब उस लड़की ने अपनी शिकायत में ये भी कहा था कि ये जो एसपी महोदय है इन्होंने गैंग बना रखा है, और उस गैंग के अंदर काफ़ी लड़कियां हैं जो धनी परिवारों के जो लड़के हैं उनको वो जो है फंसाती है, अपने रूप जाल में फंसाती है और उससे पैसे ऐंठती है और करोड़ों रुपए ऐंठ के ना वो आपस में बढ़ जाते हैं। और इसमें लड़कियां ही नहीं, इसके अंदर वकील भी शामिल हैं, वकील। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा एक दिक्कत ये है कि मैं भी वकील हूँ, और अगर मैं जब इस तरह की रिपोर्ट पढ़ता हूँ कि किसी इस तरह के मामले के अंदर वकील शामिल हैं तो बड़ा दुख होता है। और मैं सिर्फ अपने
वकील भाइयों से प्रार्थना करूंगा, मेरे बिरादरी भाइयों, वकील भाइयों, इस पेशे को बदनाम मत करो। कम से कम इतना सोबर और मान सम्मान का पेशा, इतना बड़ा पेशा है कि लोग इसकी इज्जत करते हैं, वकीलों के साथ साफ शब्द भी लगाते हैं, उसको बदनाम मत करो। पैसे कमाने के लिए प्रैक्टिस, अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो वही बहुत बढ़िया पैसे कमा के दे सकती है, लेकिन इस पैसे को जलील मत करो। अब पता नहीं वकील इसमें है या नहीं है, लेकिन वो जो शिकायत पत्र है उस लड़की का, उसमें यही कहा गया है कि इसके अंदर वकील भी शामिल हैं। तो अब ये दोस्तों वास्तव में एक ऐसा वो है मामला है कि जिसमें कहने के लिए सोचने समझने की जो दिमाग की ताकत होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है कि इसके ऊपर क्या सोचे, कैसे सोचे, और किस तरह के हालत हमारे देश के अंदर कैसे पैदा हो गए जहां पर महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। और अगर वो पुलिस विभाग में की महिलाएं हैं जो वही सुरक्षित नहीं है, तो वो आम लड़कियों को जो घरों में भी प्रताड़ित होती हैं, यौन शोषण उनका होता है, बाहर यौन शोषण होता है, उनको कैसे न्याय दिला पाएंगे जब वो खुद ही सुरक्षित नहीं है। और पुलिस विभाग की ये कार्य प्रणाली की अगर इस तरह का कोई अधिकारी आता भी तो उसी को जांच अधिकारी नियुक्त करना, ये पूरे पुलिस विभाग को संदेह के घेरे में नहीं डालता कि पूरा जो सिस्टम है पुलिस का वो खराब हो चुका है, गल चुका है, क्या इस सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों मैंने एक चीज और कही थी कि अगर कोई लड़की मुख्यमंत्री के पास जाते शिकायत लेके, और अगर मुख्यमंत्री का रिश्तेदार ही उस लड़की के साथ बलात्कार करता है, तो वो में मामला था एक बिहार के अंदर शिल्पी गौतम का मामला था दोस्तों। एक शिल्पी जैन नाम की लड़की थी और एक गौतम सिंह उसका प्रेमी था, और वो उसी पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते। और लड़की थी वो बहुत सुंदर थी, और उसके ऊपर जो जैसी रिपोर्ट थी, आरोप है कि मुख्यमंत्री के जो साले हुआ करते पप्पू यादव, राबड़ी देवी के भाई, उन्होंने उस लड़की पर नजर पड़ी और उन्होंने उस लड़की के साथ रेप किया और उसका मर्डर किया। और बाद में जो उसकी गाड़ी थी गैराज में से, वो गाड़ी को ड्राइव करके भी वो लेके आए, और पुलिसकर्मियों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पप्पू यादव के ऊपर आरोप लगा सके या उसको अरेस्ट कर सके। और एक और कहा था कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय ही अगर इस तरह के उसमें आरोपियों को बचाने लगे, तो ये मामला था दोस्तों कांग्रेस के कार्यकाल में। उस टाइम शायद पी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, शायद उस टाइम का मामला है कि पत्रकार हुआ करते, एक महिला यानी एक उस पति पत्नी पत्रकार हुआ करते, और वो सच्ची खबरें दिया करते। जो खबरें थी वो कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आया करती, और कांग्रेस के जो बड़े नेता थे ना, उन्होंने कांग्रेस के कार्यालय में ही उन दोनों की, उसकी महिला के साथ जो रेप किया और दोनों पति पत्नी की हत्या की, ये मीडिया में आई थी। कांग्रेस कार्यालय का बिल्कुल वो फोटो भी सब कुछ आया था। और उस मामले के अंदर जब मीडिया ने तुल पकड़ा और जब लोगों ने विरोध किया और लोगों ने हाय तौबा मचाई, लोगों ने रोड जाम किए, तो मीडिया में आने से फिर वो उसके बावजूद भी न तो कांग्रेस के भी कार्यकर्ता गिरफ्तार हो पाए, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय से भी बार बार मीडिया में ये आया है कि इसमें कांग्रेस के किसी भी उसका नेता का हाथ नहीं है, और वो जो लड़की थी वो ही इस तरह का काम किया करती। और इस चीज़ के ऊपर हो हल्ला हुआ था, बहुत ज़्यादा पूरे देश में हो हल्ला हुआ था, हर तरह की मीडिया ने इस चीज़ को कवर की थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी लिप्त होते हैं और अपराधी को बचाने में लग जाते हैं, तो दोस्तों ऐसे माहौल में लड़कियां अपनी इज्जत कैसे बचाएं? आप खुद बताएं इस चीज़ को कि लड़कियां कैसे न्याय मिले, उनको कैसे वो बचाएं। ऐसे अधिकारी पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि वो जिसकी कोख से पैदा हुए थे वो भी तो एक महिला है, और उनकी खुद की जो बेटियां हैं वो भी तो महिलाएं हैं। फिर दूसरे की बेटियों से, दूसरे की बहनों के साथ इस तरह का जो कैसे व्यवहार करते हैं, और फिर व्यवहार भी करते हैं तो और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो उनको बचाने में कैसे लग जाते हैं, ये शर्म की बात है। और उसी अधिकारी को कैसे जांच अधिकारी बना देते हैं, और कैसे फिर न्याय की उम्मीद करें, कैसे लड़कियां सुरक्षित हो? दोस्तों ये सवाल है, और ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि ये क्या वो हो, इस चीज़ का कैसे समाधान हो। अगर मेरे से इस तरह की चीज़ें पूछी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि न्यायालय में मुझे नहीं लगता कि आज तक कितने बलात्कारियों को सजा मिली होगी, कितने बलात्कारियों को फांसी की सजा मिली होगी या सलाखें मिली होंगी। तो मेरी तो समझ में ये आता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर का रिश्तेदार हो, या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, जो भी आदमी लड़की की इज्जत के ऊपर हाथ डालता है तो उस लड़की को उसी टाइम उस व्यक्ति की
गर्दन काट देनी चाहिए दोस्तों। इसको आप असंवैधानिक कहें या कुछ भी कहें, लेकिन लड़की को अपनी इज्जत बचाने का अधिकार है। न्यायालय से उम्मीद हम नहीं कर सकते कि ऐसे सिस्टम में न्यायालय उस लड़की को कोई न्याय दे पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़की को ही अपनी रक्षा करनी चाहिए, और किसी भी वाहियात आदमी के अपने इज्जत को बचाने के लिए मुझे ये लगता है कि उस आदमी को ही खत्म कर देना चाहिए। यही उचित है। भले ही आप इसको असंवैधानिक कहें या फिर आप मेरे ऊपर कोर्ट कोई कार्रवाई करे या वो करे, लेकिन लड़की की इज्जत को, अपनी इज्जत को बचाने का अधिकार है। और कोई मेरे हिसाब से तो और कोई समझ में नहीं आता। बाकी अगर आपको लगता है कि और कोई वो हो, कोई साधन हो, कोई तरीका हो लड़की का अपनी इज्जत कैसे बचाए उस टाइम पर, तो वो आप बताएं दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगा कि मेरी ये विचारधारा ठीक है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि मेरी विचारधारा गलत है तो भी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं और आपके अनुसार मैं अपनी विचारधारा को बदल सकूं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। बस चलते चलते एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ेगा और आप तक मैं अपनी विचारधारा को भेजता रहूँगा और आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे। एक बार फिर से सब्सक्राइब करें निवेदन करने के साथ। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।